नमस्कार, मैं संजय उडवाल श्री बालाजी श्याम शरण से थानागढ़ जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान एवं बहुमान करता हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। निवेदन है मेरा आपसे। आज हम राष्ट्रपति पद का अध्ययन करेंगे। हम अनुच्छेद 1 से और 51 तक का अध्ययन कर चुके हैं। चैनल पर उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, जबरदस्त वीडियो है। और आज हम राष्ट्रपति पद का अध्ययन करेंगे 52 से और 62 तक अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का पद जबरदस्त ट्रिक के साथ में, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं ट्रिक लिखता हूं यहां पर राष्ट्रपति पद से संबंधित कि पका चना का पुनः योग कर ससीमर नेता आएगा। यह ट्रिक है। पका चना का पुनः योग कर ससीमर नेता आएगा। पका चना का पुनः योग कर ससीमर नेता आएगा। कि कसरत कर, योग कर, उसके बाद में चने खा। कि पका चना का पुनः योग कर ससीमर नेताजी हैं ससीमर नाम के, ससीमर नेता आएगा। इसमें साइलेंट है, कर साइलेंट है और लास्ट का ये साइलेंट है केवल। अब अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62। अब देखिए आप अनुच्छेद 52 देखते हैं। 52 पैक का मतलब पद का मतलब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी देश के दादाजी हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पद का सर्जन करता है। प्रथम नागरिक है, देश के दादाजी हैं। इन्हीं के नाम से पूरा देश चलता है। विदेश नीति इन्हीं के नाम से चलती है। तीनों सेनाओं के मुख्य सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं। हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद का सृजन करता है आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 ये कहता है, अनुच्छेद 53 से का फॉर कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति महोदय में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका का मुखिया होगा कौन? राष्ट्रपति महोदय। जैसे एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया एक दादाजी होते हैं। उसी तरीके से जो दादाजी का सम्मान होता है, उसी तरीके से राष्ट्रपति का सम्मान होता है। चाहे वो नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया ही कहे, लेकिन कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद कौन सा कहता है? 53। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 जैसे चुनना, मतलब कैसे चुनोगे, कैसे इसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन कौन करेगा? राष्ट्रपति का। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य का मतलब यह है कि यहाँ पर जो देश का मुखिया है वो अप्रत्यक्ष तौर से चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा? निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 और इसकी 545, अधिकतम 552 हो सकती है। 545। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य
विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब यह है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, MLA, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, यानी विधानसभा प्रतिनिधि सदस्य, यानी टोटल जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य यानी MLA इसके चुनाव में भाग लेंगे, MLA। और 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। पांडिचेरी का वैसे पुडुचेरी नाम है। वर्तमान में 17वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत उसके बाद में 1992 के बाद में ये दोनों विधानसभाओं के सदस्य भी क्या लेने लगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लग गए। तो ये लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। अनुच्छेद 55 कहता है, अनुच्छेद 55 का मतलब ना, और ना का मतलब निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल अनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। इसमें यह होता है कि मान लीजिए कि आप मतदाता हैं, यानी राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली या पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य हैं, आप मतलब मतदाता हैं, और आपका वोट पड़ने वाला है, और राष्ट्रपति के पद के लिए मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार शामिल हैं, तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आपको एक मत नहीं, आपको 3 मत देने पड़ेंगे। क्या, कितने मत देने पड़ेंगे? तीनों को देने पड़ेंगे, लेकिन वरीयता के अनुसार। भाई पहला तो चॉइस ए है मेरी, और दूसरा चॉइस बी है, और तीसरा चॉइस सी है कि मैं राष्ट्रपति बनना देखना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो 1 नंबर चॉइस है मेरी, 1 नंबर वरीयता ए, फिर बी, फिर सी, तो 3 मत देने पड़ेंगे इस प्रकार से। तो यह हो गया निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 के अनुसार, अनुच्छेद 55 के अनुसार निर्वाचन की पद्धति। अब 56 देखते हैं अपन, निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन किया जाएगा। उस निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेंगे। 55 हो गया। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 का मतलब का मतलब कार्यकाल। अब कार्यकाल कितने साल का होगा? का मतलब कार्यकाल, और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा राष्ट्रपति महोदय को। वैसे स्वयं राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या फिर मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग लग जाए, वो अलग बात है, समय से पहले पद खाली हो जाए वो अलग बात है। वैसे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 का से 56। अनुच्छेद 57 ये कहता है पुनः का मतलब पुनर्निर्वाचन। पुनः का मतलब पुनर्निर्वाचन एक व्यक्ति का क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है क्या? एक व्यक्ति का मतलब पुनः चुना जा सकता है क्या? बिल्कुल, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 बार 3 बार जितनी बार भी उस व्यक्ति का निर्वाचन किया जा सकता है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 का मतलब योग का मतलब योग्यता, कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। कि सबसे पहले तो वह कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा यह है कि वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम कितने वर्ष का? 35 वर्ष का होना चाहिए।
और अगली बात यह है कि वो किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अपन ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसके अलावा ये मतलब दिवालिया या पागलपन न हो, दिवालिया या पागलपन न हो, कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, न्यायालय द्वारा। तो इस प्रकार से ये सामान्य सी क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 के अनुसार। अनुच्छेद 59 जबरदस्त है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? 59 शर्तें कौन कौन सी है? अनुच्छेद 59 में है से शर्तें। और शर्तें कौन कौन सी हैं? ये शर्तें ये हैं कि कम से कम, ऐसे थोड़ी हर कोई राष्ट्रपति महोदय का चुनाव लड़ ले। एक तो 50 तो प्रस्तावक है और 50 अनुमोदक होने चाहिए। सबसे पहले होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी, शर्त है ये भी। अब 50 प्रस्ताव का मतलब यह है कि ये मान लीजिए कि राम सिंह नाम का एक व्यक्ति है, राम सिंह नाम का व्यक्ति है, ये इसके बारे में ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव लड़ना चाहता है। जो 50 प्रस्तावक होंगे सबसे पहले कि 50 आदमी, किनमें से? लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से 50 आदमी, 50 कैंडिडेट ये कहेंगे कि ये आदमी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। क्या क्या कारण है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा होंगे, राज्य विधानसभा होंगे। इनमें से जो सदस्य होगा, इनमें से क्या होगा? सदस्य होगा। और ये सदस्य इनमें से सदस्य होगा, ये 50 प्रस्ताव, 50 व्यक्ति ये कहेंगे, 50 नेता ये कहेंगे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, या फिर राज्य विधानसभा के नहीं राज्यसभा के सदस्य हो, 50 प्रस्तावक होंगे। ये 50 ये कहेंगे कि भाई साहब ये राम सिंह जी हैं, ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। फिर इनकी बात का समर्थन 50 अनुमोदक के रूप में, 50 का अनुमोदन करेंगे, बिल्कुल ये 50 व्यक्ति सही कह रहे हैं। तो ये अब राम सिंह जी क्या लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। और ये जमानत राशि है, अगर कुल वैध मतों का 1/6% प्राप्त नहीं किए, 1/6% प्राप्त नहीं किए, तो जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो ये हो गई शर्त। शर्त के अलावा अनुच्छेद 60 में शपथ है। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में शपथ है। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन ग्रहण करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य सीजे, चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या करवाता है? शपथ ग्रहण करवाता है। शपथ ग्रहण किसकी करवाता है? संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। और संविधान के संरक्षण की, भाई संविधान की मैं रक्षा करूंगा, इसकी शपथ राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है।
अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 महाभियोग। अब राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग का मतलब समय से पहले हटाना, और ये समय से पहले ऐसे हटाएंगे तो या तो राज्यसभा हो या लोकसभा। अब सीधे सीधे तौर पर सामान्य तौर पर 245 सदस्य इसमें और 545 सदस्य इसमें। अब इनका है ना 245 का 1/4% सदस्यों को, और इनका या फिर इनका 1/4% या 245 का 1/4% या फिर 545 का 1/4% सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले सूचित करना होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित करना होगा, सूचना देना होगा, या तो इनके द्वारा, किसको? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा। क्या देना होगा? सूचना। या तो इनके द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या फिर इनके द्वारा सूचना देना होगा राष्ट्रपति महोदय को। और इनको ये कहना होगा कि भाई साहब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपने यहाँ पर संविधान का उल्लंघन किया। संविधान के कदाचार पर ही राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, और इनको सूचना देना होगा कि आपने यहाँ पर संविधान का उल्लंघन किया है। कदाचार के, संविधान के कदाचार के आधार पर ही महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ। और इनको सूचना देना होगा कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देना होगा। 14 दिन पहले। कितने प्रतिशत सदस्यों द्वारा? या तो राज्यसभा का 1/4%, इनका 1/4%, या फिर 545 का 1/4% सदस्यों द्वारा इनको सूचना देना होगा 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। फिर 14 दिन बाद में जिस सदन के द्वारा सूचना दी गई थी, मान लीजिए कि राज्यसभा द्वारा सूचना दी गई थी, तो इसी सदन में रखा जाएगा। इसी सदन पर सबसे पहले विचार विमर्श किया जाएगा, और विचार विमर्श के दौरान अगर 2/3% सदस्यों द्वारा पारित हो गया, अगर सीधे तौर पे मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि 100 में से 67 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया राज्यसभा से, फिर राज्यसभा से पारित होकर फिर किसमें जाएगा? लोकसभा में, और लोकसभा में से भी 2/3% सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया है, यानी 100 में से 67 सदस्य, तो फिर राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। राष्ट्रपति महोदय हटा हुआ माना जाएगा। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। और 62 अनुच्छेद ये कहता है कि रिक्त, 62 अनुच्छेद 62 क्या कहता है? रैसे रिक्त, पका चना का पुनः योग कर ससीमठ नेता आएगा। रैसे रिक्त अनुच्छेद 62 का मतलब रिक्त। अगर राष्ट्रपति महोदय का पद क्या हो जाता है? वैसा रिक्त हो जाता है। हाँ, रिक्त हो जाता है किसी भी कारण। मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय को ईश्वर ने अपने पास में बुला लिया, यानी स्वर्गवास हो गया, या फिर मतलब किसी भी कारण से रिक्त, महाभियोग प्रक्रिया से रिक्त हो जाता है, तो 6 माह में भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा? 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। राष्ट्रपति पद का क्या करवाएगा? राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाएगा। और राष्ट्रपति महोदय। अब और जब तक राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। भाई 6 माह में चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति महोदय क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है किसी कारण से, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? मेरे धोड़े पीले काले लालो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सीजे है, वो राष्ट्रपति पद के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। 1969 में एक बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर कार्य करने का मौका मिला था, क्योंकि 1969 में जो राष्ट्रपति थे, कौन? राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था एम हिदायतुल्ला। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की तो मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई, और वीवी गिरी साहब जो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त
हुआ था, एम हिदायतुल्लाह। तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 52 से और 62 तक कौन सा है, पका चना का पुनः योग कर ससीमन नेता आएगा, पका चना का पुनः योग कर ससीमन नेता आएगा। वैसे हम एक एक अनुच्छेदों का बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति से जुड़े हुए मोटे मोटे अनुच्छेद हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का भी बहुत अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे, और इसके अलावा अब तक जो राष्ट्रपति महोदय काम कर चुके हैं उनका भी एक वीडियो, उनसे जुड़े हुए तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन छोटा छोटा देख लेते हैं कि सबसे पहले अनुच्छेद 72 के अनुसार जो राष्ट्रपति महोदय है, यानी किसी सजा को क्या कर सकता है, किसी सजा को माफ कर सकता है और कम कर सकता है, कम कर सकता है, अनुच्छेद कम कर सकता है, अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 74 ये कहता है, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री को निर्वाचित करता है कौन, लोकसभा बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, और प्रधानमंत्री की सहायता से अनुच्छेद 74 के अनुसार ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का क्या करता है, गठन करता है। और अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी को क्या करता है, महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान न्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान न्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी सजा को कम कर सकता है, अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 74 के अनुसार, 76 के अनुसार महान न्यायवादी की नियुक्ति। 85 के अनुसार क्या करता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, महोदय को है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय। अब अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन केवल अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुसार केवल अधिवेशन बुलाता है, सामान्य अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुसार, संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुसार। इसके अलावा 123 में अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो ये थे मोटे मोटे अनुच्छेद। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पद का वेतन है वो 1 फरवरी 2018 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। 1 फरवरी 2018 के बाद में, 1 फरवरी 2018 के बाद में राष्ट्रपति महोदय को जो वेतन है वो 5 लाख रुपए दिया जाता है। और इसके अलावा आवास फ्री है बिल्कुल, और भत्ते अलग से है ना। और ये राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और राष्ट्रपति भवन का कहाँ है, अरावली की पहाड़ियों में, जो रायसीना पहाड़ी है उसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां पर रहते हैं। लगभग 160 कमरों के आसपास, ज्यादा होने चाहिए 160 से भी। ये राष्ट्रपति भवन है। और जो ये राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा है 1911 में एडविन लुट्विन ने इसका नक्शा बनाया था। एडविन लुट्विन ने इसका क्या बनाया था, नक्शा बनाया था। और इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड इरविन इसमें रहने वाला, राष्ट्रपति भवन में रहने वाला क्या था, प्रथम व्यक्ति था। लॉर्ड इरविन राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति था। वेतन कितना, 5 लाख रुपए, आवास फ्री, चिकित्सा भत्ते, विदेश यात्रा के जो भी हैं वो अलग से मिलते हैं। और राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और इसका नक्शा है एडविन लुट्विन ने बनाया था। वाइसरिंगल लॉज कहते थे इसको शुरुआत में। इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, लॉर्ड इरविन साहब था। तो ये राष्ट्रपति पद हुआ। इससे जुड़े हुए अब तक के भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां, जो
विधायी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों का एक अलग से वीडियो लाएंगे, यानी 2 वीडियो राष्ट्रपति पद से संबंधित और लाएंगे। मेरा निवेदन है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 162 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आपसे निवेदन है पुनः कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय जय राजस्थान, जय हिंद।